नमन समाचार चैनल में आपका स्वागत है। इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद ने सोवियत फाइटर विमान मिग-21 कैसे चुराया, विवेचना। मिग-21 फाइटर प्लेन में 11 नवंबर 2023 11:16 भारतीय मानक समय, जब 25 मार्च 1963 को मीर आमिर इस्राएल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख बने, तो उन्होंने इस्राएल के कई रक्षा अधिकारियों से मुलाकात कर पूछा कि इस्राएल की सुरक्षा के लिए मोसाद का सबसे बड़ा योगदान क्या हो सकता है। सबका कहना था कि अगर वो किसी तरह सोवियत विमान मिग-21 इस्राएल ला पाए तो बहुत अच्छा होगा। असली कहानी तब शुरू हुई जब एजेर वाइजमैन इस्राएली वायुसेना के प्रमुख बने। वो हर 2-3 हफ्ते में मीर आमिर के साथ सुबह का नाश्ता किया करते थे। ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान मीर ने उनसे भी पूछा कि वो उनके लिए क्या कर सकते हैं। वाइजमैन ने बिना एक सेकंड गनवाए कहा, मुझे मिग-21 चाहिए। मीर आमिर अपनी किताब हेड टू हेड में लिखते हैं, मैंने वाइजमैन से कहा, क्या आप पागल हो गए हैं? पूरे पश्चिम जगत में एक भी मिग विमान नहीं है। लेकिन वाइजमैन अपनी बात पर अड़े रहे। वो बोले कि हमें हर हालत में मिग-21 चाहिए। उसे पाने के लिए आपको अपनी सारी ताकत झोंक देनी चाहिए। विज्ञापन। आमिर लिखते हैं, मैंने इसकी जिम्मेदारी रहियावडी को दी, जो इससे पहले मिस्र और सीरिया से ये विमान लाने की असफल कोशिश कर चुके थे। हमने इस योजना पर महीनों काम किया। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस योजना को पूरा कैसे किया जाए। मोसाद के पूर्व प्रमुख मीर आमिर। मिग-21 की सुरक्षा की जिम्मेदारी। सोवियत संघ ने 1961 से अरब देशों को मिग-21 देने शुरू कर दिए थे। डोरोन गेलर अपने लेख स्टीलिंग अ सोवियत मिग ऑपरेशन डायमंड में लिखते हैं, 1963 तक मिग-21 मिस्र, सीरिया और इराक की वायुसेना का महत्वपूर्ण अंग बन चुका था। रूसी इस विमान के लिए उच्चतम स्तर की गोपनीयता बरत रहे थे। उन्होंने अरब देशों को विमान देने की सबसे बड़ी शर्त ये लगाई थी कि विमान भले ही उनकी धरती पर रहेंगे, लेकिन विमानों की सुरक्षा, प्रशिक्षण और रख-रखाव की जिम्मेदारी सोवियत अधिकारियों की होगी। पश्चिम में मिग-21 की क्षमताओं के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। गेलर लिखते हैं, वडी ने अरब देशों में इस बारे में सुराग लगाने शुरू कर दिए। कई हफ्तों बाद उन्हें ईरान में इस्राएली मिलिट्री अताशे याकूब निमरादी से रिपोर्ट मिली कि वो एक इराकी यहूदी योसेफ शिमिश को जानते हैं, जिसका दावा है कि वो एक इराकी पायलट को जानता है, जो इराक का मिग-21 विमान इस्राएल ला सकता है। शिमिश अविवाहित थे और आनंदमय जीवन व्यतीत करने के आदी थे। उनमें लोगों से दोस्ती करने और उनका पूरा विश्वास जीतने की अद्भुत क्षमता थी। इराकी यहूदी योसेफ शिमिश की बगदाद में एक ईसाई महिला मित्र हुआ करती थी, जिसकी बहन कमीला ने इराकी वायुसेना के एक ईसाई पायलट कैप्टन मुनीर रेफा से विवाह किया था। शिमिश को पता था कि मुनीर असंतुष्ट थे, क्योंकि बेहतरीन पायलट होने के बावजूद उनकी पदोन्नति नहीं की गई थी। उनसे कहा जाता था कि वो अपने ही देश में कुर्द गांवों पर बमबारी करें। जब उन्होंने अपने अफसरों से इसकी शिकायत की, तो उन्हें बताया गया कि ईसाई होने के कारण उनकी पदोन्नति नहीं हो सकती और वो कभी स्क्वाड्रन लीडर नहीं बन सकते। जब इस्राएल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इराक से चुराया था फाइटर प्लेन मिग-21, रेफा बहुत महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने सोच लिया कि अब उनके लिए इराक में रहने का कोई तुक नहीं है। शिमिश करीब 1 साल तक युवा पायलट रेफा से बातचीत करने के बाद उन्हें एथेंस जाने के लिए मनाने में कामयाब हो गए। शिमिश ने इराकी अधिकारियों को बताया कि रेफा की पत्नी को एक गंभीर बीमारी है और उन्हें पश्चिम के डॉक्टरों को दिखाकर ही बचाया जा सकता है। उनको तुरंत ग्रीस ले जाया जाए। उनके साथ उनके पति को भी वहां जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि परिवार में वो अकेले शख्स हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। इराकी अधिकारियों ने उनकी बात मान ली और मुनीर रेफा को उनकी पत्नी के साथ एथेंस जाने की इजाजत दे दी गई। इस्राएल और हमास की जंग पर भारत के भीतर प्रतिक्रिया धार्मिक लाइन पर क्यों बढ़ जाती है? 9 अक्टूबर 2023। हमास के हमले ने इस्राएल की कमजोरी को उजागर कर दिया। हिज़बुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह। 3 नवंबर 2023।
मुनीर, इराकी पायलट कैप्टन मुनीर रेफा, $10 लाख देने की पेशकश। एथेंस में मोसाद ने इस्राएली वायुसेना के एक और पायलट कर्नल जीव लिरोन को रेफा से मिलने भेजा। मोसाद ने रेफा का कोड नेम रखा यहोलोम, जिसका अर्थ होता है हीरा। इस पूरे मिशन को ऑपरेशन डायमंड का नाम दिया गया। एक दिन लिरोन ने रेफा से पूछा, अगर तुम अपने विमान के साथ इराक से बाहर चले आओ तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? रेफा का जवाब था, वो लोग मुझे मार डालेंगे। कोई भी देश मुझे शरण देने के लिए तैयार नहीं होगा। इस पर लिरोन ने कहा, एक देश है जो खुली बाहों से तुम्हारा स्वागत करेगा। उसका नाम है इस्राइल। एक दिन सोचने विचारने के बाद रेफा इराक से MiG-21 विमान के साथ बाहर आने के लिए तैयार हो गए। बाद में लिरोन ने एक इंटरव्यू में रेफा के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया था। इस्राइल से ईरान के सीधे नहीं टकराने पर विदेशी मीडिया में क्या कहा जा रहा है? 3 नवंबर 2023। इस्राइल गजा संघर्ष, 4 हफ्तों के दौरान सामने आए ये 5 नए सच। 6 नवंबर 2023। कर्नल जीव लिरोन, अरबी गाना बना कोडवर्ड, छोड़कर पॉडकास्ट आगे बढ़ें। दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर दिन भर। वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो दिन भर सुर्खियां बनी। दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। समाप्त। ग्रीस से वो दोनों रोम गए। वहां शिमिश और उनकी महिला मित्र भी पहुंच गए। कुछ दिनों बाद वहां इस्राएली वायुसेना के इंटेलिजेंस विभाग के रिसर्च अफसर यहूदा पोरक भी पहुंच गए। रोम में ही तय हुआ कि इस्राएली इंटेलिजेंस और रेफा के बीच संवाद कैसे स्थापित किया जाएगा। माइकल बार जोहर और निसिम मिसहाल अपनी किताब द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द इस्राएली सीक्रेट सर्विस मोसाद में लिखते हैं, तय हुआ कि जब रेफा इस्राएल के रेडियो स्टेशन कोल से मशहूर अरबी गाना मरहब्ते मरहब्ते सुनेंगे, ये उनके लिए संकेत होगा कि वो इराक छोड़ दें। लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि रोम में मोसाद के प्रमुख मेर आमिद खुद उन पर नजर रख रहे थे। रेफा को ब्रीफिंग के लिए इस्राइल बुलाया गया, जहां वो सिर्फ 24 घंटे रहे। इस दौरान उन्हें सारी योजना तफसील से बताई गई। मोसाद ने उन्हें गुप्त कोड दिया। इस्राएली जासूस उन्हें तेल अवीव की मुख्य सड़क अल्बी स्ट्रीट ले गए। शाम को उन्हें तफा के अच्छे रेस्तरां में खाना खिलाया गया। वहां से रेफा एथेंस गए और फिर वहां से जहाज बदलकर बगदाद पहुंचे और योजना के अंतिम चरण की तैयारी में लग गए। द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द इस्राएली सीक्रेट सर्विस मोसाद। मोसाद पर लिखी किताब द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द इस्राएली सीक्रेट सर्विस मोसाद। अब अगली समस्या थी कि पायलट के परिवार को इराक के बाहर पहले इंग्लैंड और फिर अमेरिका कैसे भेजा जाए। रेफा की कई बहनें और बहनोई भी थे और उनके उड़ने से पहले उन सबको इराक से बाहर निकालना जरूरी था, लेकिन ये तय हो गया था कि उनके परिवार को इस्राइल ले जाया जाएगा। माइकल बार जोहर और निसिम मिसहाल लिखते हैं, रेफा की पत्नी कमीला को इस योजना की जरा भी भनक नहीं थी और रेफा को उन्हें सच बताने में डर लग रहा था। वे लिखते हैं, रेफा ने उन्हें सिर्फ ये बताया था कि वो लंबे समय के लिए यूरोप जा रहे हैं। वो अपने 2 बच्चों के साथ पहले एम्स्टर्डम गईं। वहां उनका इंतजार कर रहे मोसाद के लोग वहां से उन्हें पेरिस ले गए, जहां जीव लिरोन ने उनसे मुलाकात की। रेफा की पत्नी अभी तक नहीं भाप पाई थी कि ये लोग कौन थे। हसन नसरल्लाह, लेबनान को अपनी मुट्ठी में लेने वाले हिज़बुल्लाह प्रमुख कौन है? 5 नवंबर 2023। इस्राइल ने गजा में जिन जगहों को सुरक्षित बताया, वहीं गिराए बम, BBC वेरीफाई। 3 नवंबर 2023। इस्राइल लाया गया MiG-21। रेफा की पत्नी ने रोना शुरू किया। बाद में लिरोन ने याद किया, इन लोगों को एक छोटे अपार्टमेंट में ठहराया गया, जहां सिर्फ एक डबल बेड था। हम उसी पलंग पर बैठे। इस्राइल की उड़ान भरने से एक रात पहले मैंने कमीला को बताया कि मैं एक इस्राएली अफसर हूं और अगले दिन उनके पति भी वहां पहुंचने वाले हैं। उसने बहुत नाटकीय प्रतिक्रिया दी। वो पूरी रात रोती और चिल्लाती रही। उसने कहा कि उसका पति गद्दार है और उसके भाइयों को जब पता चलेगा कि उसने क्या किया है तो वो उसे मार डालेंगे। इस्राएली पायलट
लिरोन लिखते हैं, उन्हें एहसास हो गया कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। सूजी हुई आंखों और एक बीमार बच्चे के साथ हम जहाज में बैठे और इसराइल आ गए। 17 जुलाई 1966 को यूरोप में मोसाद के एक स्टेशन को मुनीर की तरफ से एक कोडेड पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि उसने इराक से उड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। 14 अगस्त को मुनीर रेफा ने MiG-21 विमान पर उड़ान भरी, लेकिन विमान के इलेक्ट्रिक सिस्टम में खराबी होने के कारण उसे विमान को वापस ले जाकर रशीद एयरबेस पर उतारना पड़ा। मोहब्बत के जाल में फांसने वाली मोसाद की वो जासूस। 15 जनवरी 2018, जब इस्राएली लड़ाकू विमानों ने इराक का परमाणु रिएक्टर तबाह किया। 9 जून 2021, MiG-21 फाइटर प्लेन। बाद में मुनीर को पता चल गया कि विमान में आई खराबी गंभीर नहीं थी। दरअसल उसके कॉकपिट में एक फ्यूज जल जाने की वजह से धुआं भर गया था, लेकिन मुनीर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए उसने विमान को रशीद एयरबेस पर उतार दिया। 2 दिन बाद मुनीर ने उसी MiG-21 में फिर उड़ान भरी। उसने पहले से तय हवाई मार्ग पर उड़ना जारी रखा। माइकल बार जोहर और निसीन मिसहाल लिखते हैं, पहले मुनीर ने बगदाद का रुख किया और फिर इसराइल की तरफ अपने विमान को मोड़ दिया। इराकी कंट्रोल रूम ने इसको नोट किया और बार बार संदेश भेजकर मुनीर से वापस लौटने के लिए कहा। जब मुनीर पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने उसका विमान शूट करने की धमकी दी। इसके बाद मुनीर ने अपना रेडियो ऑफ कर दिया। 2 इस्राएली पायलटों को इस मिशन पर लगाया गया था कि वो इराकी पायलट को इसराइल की सीमा में घुसते ही एस्कॉर्ट कर इस्राएली हवाई ठिकाने पर ले आए। मुस्लिम विरोध के कारण है भारत का इसराइल प्रेम। 19 जनवरी 2018, इसराइल पर नेहरू ने आइंस्टाइन की भी नहीं सुनी थी। 18 जनवरी 2018, MiG-21 फाइटर प्लेन विमान इसराइल के कब्जे में आया। इसराइल के बेहतरीन पायलटों में गिने जाने वाले रैन पैकर को रेफा को एस्कॉर्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रैन ने वायुसेना कंट्रोल को संदेश भेजा, हमारे अतिथि ने अपनी रफ्तार धीमी कर ली है और वो अपना अंगूठा उठाकर मुझे संकेत दे रहे हैं कि वो नीचे उतरना चाहते हैं। उन्होंने अपने विंग्स भी हिलाए हैं, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कोड है कि उनके इरादे नेक हैं। बगदाद से टेक ऑफ करने के 65 मिनट बाद ठीक 8 बजे रेफा के विमान ने इसराइल के हेजोर एयरबेस पर लैंड किया। ऑपरेशन डायमंड शुरू होने के 1 साल के भीतर और 1967 का 6 दिन का युद्ध शुरू होने से 6 महीने पहले दुनिया का उस दौर का सबसे आधुनिक विमान MiG-21 इस्राएली वायुसेना के पास था। मोसाद की टीम ने असंभव को संभव कर दिखाया था। लैंड करने के बाद परेशान और भौचक के मुनीर को हेजोर बेस कमांडर के घर ले जाया गया। वहां कई वरिष्ठ इस्राएली अफसरों ने उनको पार्टी दी, बिना ये समझे कि उन पर उस समय क्या गुजर रही थी। मुनीर पार्टी में एक कोने में बैठा रहा और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। विवेचना, सैयद हुसैन और विजयलक्ष्मी पंडित की कहानी। 26 अगस्त 2023, सिक्किम की रानी होप कुक क्या CIA एजेंट थी? विवेचना, 24 जून 2023, मोसाद के पूर्व प्रमुख मेरामेट। मोसाद के पूर्व प्रमुख मेरामेट मुनीर रेफा ने प्रेस को संबोधित किया। कुछ आराम के बाद और निश्चिंत हो जाने के बाद उनकी पत्नी और बच्चे इसराइल आने वाले विमान पर बैठ चुके थे। मुनीर रेफा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने के लिए ले जाया गया। वहां उन्होंने बताया कि किस तरह इराक में ईसाइयों के साथ जुल्म किया जा रहा है और किस तरह वो अपने ही लोग कुर्दों पर बम गिरा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुनीर को तेल अवीव के उत्तर में समुद्र से लगे शहर हर्जिलिया में उनके परिवार से मिलवाने के लिए ले जाया गया। बाद में मेर आमिद ने लिखा कि मैंने उन्हें शांत करने, प्रोत्साहित करने और उन्होंने जो कुछ किया था उसकी तारीफ करने की भरसक कोशिश की। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि हमसे जो कुछ भी संभव हो सकेगा हम उनके और उनके परिवार वालों के लिए करेंगे, लेकिन मुनीर का परिवार, खास तौर से उनकी पत्नी, सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थी। मुनीर के MiG-21 के साथ लैंड करने के कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी का भाई, जो इराकी वायुसेना में अफसर था, इसराइल पहुंच गया। उनके साथ शेमेश और उनकी प्रेमिका कैमिली भी आए।
उनको बताया गया था कि उन्हें यूरोप ले जाया जा रहा है जहां उनकी बहन बहुत बीमार है। लेकिन जब इस्राएल में उनके बहनोई मुनीर से उनकी मुलाकात करवाई गई तो उन्होंने अपना आपा खो दिया। वो गद्दार कहते हुए उनके ऊपर कूदा और उन्हें मारने की कोशिश की। उन्होंने अपनी बहन पर भी इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने इस बात का यकीन ही नहीं किया कि उनकी बहन को इसकी भनक तक नहीं थी। उनकी बहन ने लाख सफाई दी लेकिन उन पर इसका कुछ असर नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद वो इराक वापस चला गया। भारत का दोस्त मिस्र, जिसकी आपत्ति पर पाकिस्तान का प्रस्ताव नहीं हुआ था, पास। 26 जनवरी 2023। भारत के 2 दिग्गज जासूसों की कहानी विवेचना। 7 जनवरी 2023। MiG-21 फाइटर प्लेन। इस्राएली पायलट ने MiG-21 उड़ाया। उस MiG-21 को सबसे पहले इस्राएल के सबसे मशहूर वायुसेना पायलट डैनी शपीरा ने उड़ाया। विमान लैंड होने के एक दिन बाद वायुसेना प्रमुख ने उन्हें बुलाकर कहा कि आप MiG-21 उड़ाने वाले पहले पश्चिमी पायलट होंगे। आपको इस विमान का बारीकी से अध्ययन करना होगा और इसकी अच्छाइयाँ और कमियाँ ध्वनि होंगी। बाद में डैनी शपीरा ने याद किया, हम हतजोर में मिले जहां MiG-21 विमान खड़ा हुआ था। रेफा ने मुझे सभी बटनों की जानकारी दी। हमने विमान के बारे में सभी निर्देश पढ़े, जो अरबी और रूसी भाषा में लिखे हुए थे। 1 घंटे के बाद मैंने उनसे कहा कि मैं विमान को उड़ाने जा रहा हूँ। वो आश्चर्यचकित रह गए। उसने कहा, आपने विमान उड़ाने का कोर्स पूरा नहीं किया है। मैंने उन्हें बताया कि मैं टेस्ट पायलट हूँ। उसने कहा कि वह साथ रहेगा। मैंने कहा कि ठीक है। इस्राइल हमास संघर्ष। फलस्तीनियों पर भारत ने अपना रुख जाहिर करके क्या बताया। 13 अक्टूबर 2023। इस्राइल फलस्तीन हिंसा क्यों इतने आक्रामक हो गए हैं नेतन्याहू। 28 जनवरी 2023। इस्राएली पायलट डैनी शपीरा। इस्राएली पायलट डैनी शपीरा। मिराज -3 से 1 टन हल्का था MiG-21। माइकल बार जोहर और निसिम मिसहाल लिखते हैं, MiG-21 की पहली उड़ान देखने के लिए इस्राएली वायुसेना के सभी वरिष्ठ अधिकारी हतजोर पहुंच गए। वहां वायुसेना के पूर्व प्रमुख एजेर वाइजमैन भी मौजूद थे। उन्होंने शपीरा के कंधे थपथपाए और बोले, कोई स्टंट दिखाने की कोशिश मत करना और विमान को सुरक्षित उतार लेना। रेफा भी वहां मौजूद थे। जैसे ही उड़ान के बाद शपीरा ने लैंड किया, मुनीर रेफा दौड़ते हुए उनके पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे पायलट के रहते अरब तुम्हें कभी नहीं हरा पाएंगे। कुछ दिनों की उड़ान के बाद वायुसेना के विशेषज्ञ समझ गए कि पश्चिम में MiG-21 विमान को क्यों इतनी इज्जत के साथ देखा जाता है। वो बहुत ऊंचाई पर बहुत तेजी से उड़ सकता था और मिराज 3 युद्धक विमान से उसका वजन 1 टन कम था। इस्राएल लाया गया MiG-21 फाइटर प्लेन। युद्ध में फायदा मिला इस्राएल को। अमेरिकियों ने उस विमान का अध्ययन करने और उसे उड़ाने के लिए विशेषज्ञों का एक दल इस्राएल भेजा, लेकिन इसराइलियों ने उन्हें विमान के पास तक फटकने नहीं दिया। उनकी शर्त थी कि अमेरिका पहले उनके साथ सोवियत विमानभेदी मिसाइल SAM-2 की तकनीक साझा करे। बाद में अमेरिका इसके लिए राजी हो गया। अमेरिकी पायलट इस्राएल पहुंचे। उन्होंने MiG-21 का निरीक्षण किया और उसे उड़ा कर भी देखा। MiG-21 का राज पता चलने का इस्राएली वायुसेना को भरपूर फायदा मिला। उसने उन्हें अरब देशों के साथ 6 दिनों के युद्ध की तैयारी करने में मदद की। उस MiG-21 के रहस्य ने इस्राएल की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और कुछ ही घंटों में इस्राएल ने पूरी अरब वायुसेना को नेस्तनाबूद कर दिया। अरब इस्राएल युद्ध में बमबारी करते इस्राएली फाइटर प्लेन। अरब इस्राएल युद्ध में बमबारी करते इस्राएली फाइटर प्लेन। इस्राएल फलस्तीनी विवाद। जब गांधी ने कहा था, अगर मैं यहूदी होता तो। 27 मई 2021। जब मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी ने खुफिया दौरे पर आए इस्राएली मंत्री को दिया टकासा जवाब। 27 अगस्त 2023। रेफा ने इस्राएल छोड़ा। मुनीर रेफा और उसके परिवार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी।
माइकल बार जोहर और निसिम मिसहाल लिखते हैं, मुनीर को इसराइल में एक कठोर, एकाकी और दुखी जीवन बिताना पड़ा। अपने देश के बाहर नई जिंदगी बनाना उनके लिए नामुमकिन काम हो गया। मुनीर और उनका परिवार अवसाद में चला गया और अंततः उनका परिवार टूट गया। वे लिखते हैं, 3 सालों तक मुनीर ने इसराइल को अपना घर बनाने की कोशिश की और इसराइली तेल कंपनियों के डकोटा विमानों को उड़ाया भी, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा। इसराइल में उनको ईरानी रिफ्यूजी की पहचान दी गई थी, लेकिन वो अपने को इसराइल के जीवन के अनुरूप नहीं ढाल सके। कुछ दिनों बाद उन्होंने इसराइल छोड़ दिया और नकली पहचान के साथ एक पश्चिमी देश में बस गए। वहां भी सुरक्षा कर्मियों से घिरे होने के बावजूद वो अपने आप को अकेला महसूस करते रहे। उन्हें इस बात का हमेशा डर रहा कि एक दिन इराक की कुख्यात मुखाबरात उन्हें अपना निशाना बना लेगी। फलस्तीनी महिला लैला खालिद, जिसने हाईजैक किया था इसराइली विमान, 22 मई 2021 इसराइल से दोस्ती बन गई थी अनवर सादात का डेथ वार्ट। 11 अक्टूबर 2018 इसराइली इतिहासकार और लेखक माइकल बार जोहर। इमेज स्रोत पेंगुइन। इमेज कैप्शन, इसराइली इतिहासकार और लेखक माइकल बार जोहर। इसराइलियों ने बहाए मुनीर के लिए आंसू। MiG-21 उड़ाकर इसराइल ले जाने के 22 साल बाद अगस्त 1988 में मुनीर रेफा का दिल का दौरा पड़ने से अपने घर में निधन हो गया। मोसाद ने मुनीर रेफा के सम्मान में एक मेमोरियल सर्विस का आयोजन किया। ये एक न भुलाए जाने वाला दृश्य था। स्टील द स्काई। इमेज स्रोत HBO फिल्म्स। इमेज कैप्शन, रेफा की जिंदगी पर बनी बहुचर्चित फिल्म स्टील द स्काई इसराइल की खुफिया एजेंसी इराकी पायलट की मौत का शोक मना रही थी। बाद में रेफा की जिंदगी पर 2 बहुचर्चित फिल्में भी बनी, स्टील द स्काई और गेट मी MiG-21। रेफा के लाए MiG-21 को इसराइल के हातेज़ वायु सेना म्यूजियम में ले जाया गया, जहां वो आज तक रखा हुआ है।